हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत आपकी गणित की किताब की पेज संख्या 57 पर दी गई प्रश्नावली 2.5 की प्रश्न संख्या 4 के तीसरे भाग और छठे भाग में दिए गए प्रश्नों के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताब में प्रश्नावली 2.5 के चौथे प्रश्न में लिखा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी क्रिया हमें इस प्रश्न को हल करने में करनी है, उसे हमें सीधे नहीं करना है, बल्कि जो सर्व समीकरणाएं हमने इस अध्याय में पढ़ी हैं, उन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके ही इस प्रश्न में दी गई क्रियाओं को पूर्ण करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 के तीसरे भाग में दिया गया है कि -2x धन 3y धन 2z और पूरे की घात 2, इसका हमें उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके प्रसार करना है। तो हमने इस अध्याय में जिन सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ा है, उन सर्व समीकरणों से को देखते हुए हम यह तय करते हैं कि इस भाग 3 में दिए गए प्रसार को ज्ञात करने में कौन सी सर्व समीकरण हमारे लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी बहुपद हमें दिया गया है जिसका वर्ग हो रहा है, वह 3 पदों वाला है। और तो हम इस प्रकार सर्व समीकरणों में देखेंगे कि 3 पदों वाली कौन सी सर्व समीकरण है जिसमें उसका वर्ग हो रहा हो। तो हम देखते हैं कि पहली 2 पद वाली है, दूसरी भी 2 पद वाली है, इन दोनों ही सर्व समीकरणों में वर्ग हो रहा है 2 पदों वाले बहुपद का। और यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ भी पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग है, इसके आगे घन है, फिर घन है, और आगे जो भी सर्व समीकरण दी हैं उसमें पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सर्व समीकरण 5 में 3 पद दिए गए हैं, x धन y धन z, ये 3 पद दिए गए हैं एक बहुपद में और उसका वर्ग हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न है उसमें भी 3 पदों वाला बहुपद है और उसका वर्ग हो रहा है। तो हम पाते हैं कि सर्व समीकरण 5 हमारे लिए उपयुक्त हो सकती है। अब इसी के आधार पर हम प्रश्न 4 के तीसरे भाग को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इस हल को यहाँ पर लिखा है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं कि ऋण 2x धन 3y धन 2z और पूरे की घात 2 लिखा गया है। इसकी सर्व समीकरण 5 से तुलना की गई है, बाएं पक्ष से तुलना की गई है। आप देखिए, पहला पद जो कि सर्व समीकरण में x है, हमारे दिए गए प्रश्न में -2x है। तो हमें यह समझ लेना है कि हमें सर्व समीकरण का जब हम प्रयोग करेंगे तो x की जगह पर -2x लेकर चलना है, और इसी प्रकार धन की जगह पर धन है, यहाँ पर देख रहे हैं, और y जो दूसरा पद है उसके स्थान पर हमारे प्रश्न में जो बहुपद है उसमें 3y है। तो हमें जब हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो y के स्थान पर 3y लेकर चलना है। और इसके बाद
आप देख रहे हैं धन है और आपका प्रश्न में भी धन है, सर्वसमिका और प्रश्न दोनों में धन है बीच में। और फिर तीसरा पद जेड है और जेड के स्थान पर प्रश्न में जो बहुपद है उसमें 2z है। तो हमें सर्वसमिका में जहाँ पर z है वहाँ पर हमें 2z लेकर के चलना है, जहाँ y है वहाँ 3y लेकर के चलना है, और जहाँ x है वहाँ ऋण 2x लेकर के चलना है। तो बस इसी सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। बस केवल हमें x के स्थान पर ऋण 2x लेना है, y के स्थान पर 3y लेना है, z के स्थान पर 2z लेना है, और यही रखते हुए, यही मान x y z के रखते हुए हमें सर्वसमिका को सरल करना है। इतना ही आपको इसमें करना है। तो इसे मैंने इधर भी समझाया है, आप यदि थोड़ा सा भूल जाते हैं तो यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं कि किसके स्थान पर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, जो सर्वसमिका का दायां पक्ष है उसमें यहाँ पर यह ध्यान देना है कि बहुपद की घात 2 यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर बाएं पक्ष में सर्वसमिका में भी घात 2 दी गई है। पूरी तरह से मेल खाता है सर्वसमिका का बायां पक्ष और हमारे प्रश्न में दिया गया बहुपद। ये मेल आपको अच्छी तरह से जरूर कर लेना है, तभी सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे तो सही हल आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अब दाएं पक्ष पर आते हैं सर्वसमिका के, जिसमें लिखा है x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx। अब आपको सिर्फ ये करना है कि x के स्थान पर हमें ऋण 2x रखना है, y के स्थान पर 3y रखना है, z के स्थान पर 2z रखना है, ये नहीं भूलना है। अब यहाँ पर जब हम x की घात 2 के स्थान पर ऋण 2x रखेंगे तो इस प्रकार से ऋण 2x पूरे की घात 2 हम लिखेंगे। इसे लिखना आपको देख लेना है, और बीच में धन का चिन्ह लगेगा, फिर वही धन यहाँ पर लगाया गया है। फिर उसके बाद y की घात 2 है तो y के स्थान पर हमें 3y रखना है, इसलिए यहाँ पर 3y लिखा गया और पूरे की घात 2 लिखी गई है। फिर धन का चिन्ह है, फिर यहाँ भी धन का चिन्ह है। फिर z की घात 2 है तो z की जगह हमें 2z रखना है और पूरे की घात 2 लगानी है, क्योंकि घात 2 यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आपने देखा शुरू के 3 पद जो दाएं पक्ष में थे सर्वसमिका में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो हमारे प्रश्न के अनुसार होने चाहिए। अब शेष 3 पद जो हैं उनको भी देखिए। 2xy जहाँ लिखा है वहाँ हम 2 गुणे x गुणे y समझेंगे, और जहाँ पर 2yz लिखा है वहाँ पर हम 2 गुणे y गुणे z समझेंगे। जहाँ 2zx लिखा है वहाँ पर हम 2 गुणे z गुणे x समझेंगे। अब फिर वही हम मान रखते चले जाएंगे x y और z के। तो देखिए, जो ये 2 गुणे x गुणे y है वहाँ पर हमने 2 गुणे ऋण 2x गुणे 3y लिखा है। x और y के मान रख दिए हैं। x के स्थान पर ऋण 2x और y के स्थान पर 3y। इसके बाद जो अगला पद है वो धन चिन्ह के साथ है तो धन लगा दिया गया है। फिर 2yz है, 2 गुणे y गुणे z, तो 2 गुणे y के स्थान पर 3y, फिर गुणे z होना चाहिए तो z के स्थान पर हमें 2z लिखना है, ये ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद आप देखिए अगला पद धन चिन्ह के साथ शुरू होता है, तो यहाँ पर भी धन चिन्ह के साथ अगला पद शुरू हुआ है। फिर इसके बाद फिर अगला जो पद है वो 2 गुणे z गुणे x, जो कि अंतिम पद है सर्वसमिका के दाएं पक्ष में, तो उसे हम अपने प्रश्न में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2z लिखा गया है, क्योंकि z के स्थान पर हमें 2z लेकर के चलना है, और गुणे का चिन्ह आया, फिर x के स्थान पर ऋण 2x लिखा गया है। अब जब हम इतना लिख लेते हैं फिर हमें केवल सरल करना रह जाता है। जब x y z के मान हम सर्वसमिका के दाएं पक्ष में रख देते हैं तब हमें केवल सरल करना रह जाता है। अब देखिए सरल कैसे किया गया है। आप जानते हैं कि ऋण 2x पूरे की घात 2 है, तो इसका मान, इसको सरल करना आपको आता होगा। यहाँ पर क्या होगा, ऋण 2x को 2 बार लिखा जाएगा गुणा में, और ऋण की गुणा होगी तो धन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर धन लिखा गया है, धन में पद आया है। और ये घात 2 पर चढ़ेगी तो 2 की घात 2 हो जाएगा, और इस प्रकार 4 हमें प्राप्त होगा। 2 गुणे 2 करेंगे, 2 की घात 2 का मान 2 गुणे 2 करके निकालेंगे,
और 4 हमें प्राप्त होगा, वही 4 यहाँ पर लिखा गया है। x पर जब 2 घात चढ़ेगी तो x की घात 2 हो जाएगा और वही लिखा गया है यहाँ पर। फिर अगला पद धन के चिन्ह के साथ है तो धन लिखा गया है। फिर यहाँ पर भी देखिए घात 2 जो है 3 पर चढ़ेगी तो 3 की घात 2 होगा, जिसे आप 3 गुणे 3 लिखते हैं, यानी 3 तिहाई 9, और वही 9 यहाँ लिखा गया है। y पर घात 2 चढ़ेगी तो y की घात 2 आ गया। और इसके बाद आप देखें अगला पद धन चिन्ह के साथ है, 2z पूरे की घात 2, तो यहाँ पर 2z पूरे की घात 2 का मान जब ज्ञात करेंगे तो 4z की घात 2 आएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 3 का चिन्ह धन है। मैंने आपको बताया था कि बीजगणित में जब भी गुणा होती है तो 3 चीज़ों की गुणा होती है। पहले चिन्हों की गुणा होती है, तो वहाँ पर हम चिन्ह की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 3 के पूर्व धन चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धन चिन्ह है। और 2 के पूर्व या पहले ऋण चिन्ह है, तो धन और ऋण की गुणा होती है, असमान चिन्ह है तो ऋण आएगा। और इसके बाद इस 2 के पहले जो चिन्ह है यानी धन चिन्ह है, फिर धन और ऋण की गुणा होगी तो ऋण आएगा, वही ऋण यहाँ पर लिखा गया है। फिर गुणांकों, दूसरे नंबर पर गुणांकों या अंकीय संख्याओं की गुणा होती है, तो वही यहाँ पर हो रही है। आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 बराबर 4 और 4 तिहाई 12, और वही 12 यहाँ पर लिखा गया है। और इसके बाद x अक्षरों की गुणा होती है तीसरे नंबर पर बीजगणित में, x और y इन दोनों की गुणा हुई तो xy आ गया, और वही यहाँ पर लिखा गया है। तो बीजगणित में 3 चीज़ों की गुणा होती है, चिन्हों की गुणा और गुणांकों या अंकीय संख्याओं की गुणा, और उसके बाद अक्षरों या बीजों की गुणा। यह आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार आपको यहाँ पर इस पद से ऋण 12xy प्राप्त हो गया। फिर हम अगले पद को देखें। अगले पद में अंकीय चिन्हों की गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर धन चिन्ह है, यहाँ धन चिन्ह है, यहाँ धन चिन्ह है, सभी धन चिन्ह हैं, इसलिए इनका गुणा करने पर हमें धन ही प्राप्त होगा। चिन्हों की गुणा आ गई। फिर अंकीय संख्याओं की गुणा या गुणांकों की गुणा, 2 गुणे 3 6 होता है, 6 दूनी 12, वही 12 यहाँ पर लिखा गया है। और इसके पश्चात अक्षरों या बीजों की गुणा, y और z की गुणा होगी तो yz आ जाएगा। फिर अगला पद धन चिन्ह के साथ शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर चिन्हों की जब गुणा करेंगे तो 2 का चिन्ह धन है, धन इस धन और इस धन की गुणा होगी तो धन आएगा। धन इस यहाँ पर जो धन आएगा गुणा करने के चिन्हों की गुणा के बाद, उसकी गुणा जब ऋण चिन्ह के साथ होगी तो फिर ऋण चिन्ह आएगा, क्योंकि असमान चिन्हों की गुणा ऋण होती है, तो यहाँ पर ऋण आ गया। फिर अंकीय संख्याओं की गुणा, 2 गुणे 2 4 4, और फिर 4 की 2 से गुणा, 4 दूनी 8, वही 8 यहाँ पर लिखा गया। z और x, अब बीजों या अक्षरों की गुणा, z और x की गुणा तो zx। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 4x की घात 2 धन 9y की घात 2 धन 4z की घात 2 ऋण 12xy धन 12yz ऋण 8zx आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 के तीसरे भाग के हल में प्राप्त हुआ, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब यदि हम प्रश्न संख्या 4 के छठे भाग को देखें, जो कि आपकी किताब में यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, तो इसमें भी 3 पद हैं, आप देख रहे हैं, और 3 पद वाले बहुपद का वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम सर्वसमीका 5 का ही प्रयोग करेंगे और तुलना करेंगे कि x के स्थान पर क्या है और y के स्थान पर क्या है और z के स्थान पर क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हल मैंने लिखा है उसमें सबसे पहले यहाँ पर पहले दो पदों के बीच में ऋण का चिन्ह है, उसे हम धन का बनाते हैं। कैसे बनाया गया यहाँ पर देख रहे हैं। अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो धन और ऋण की गुणा होगी तो पुनः ऋण आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम इस बहुपद को, जो कि आपके प्रश्न संख्या 4 के छठे भाग में दिया गया है, उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखकर कोई गलती नहीं की गई है और ऐसा हम कर सकते हैं, इसलिए हम इस रूप में लिख लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारी सर्वसमीका से पूरी तरह से वो मेल खाए। आप देख रहे हैं कि सर्वसमीका 5 के जो बाएं पक्ष में जो बहुपद दिया गया है उसमें पदों के बीच केवल धन चिन्ह ही है। तो हमारे प्रश्न में जो बहुपद दिया गया है उसमें भी हम पदों के बीच में धन चिन्ह ही बना लेते हैं। यही करने के लिए ऐसा हमने लिखा है यहाँ पर। तो अब आप तुलना करें सर्वसमीका 5 के बाएं पक्ष से, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहला पद है 1/4a वह x के स्थान पर है, और
ऋण 1/2b y के स्थान पर है और एक एक जो है वो z के स्थान पर है। अगर बाएं सर्वसंख्या 5 के बाएं पक्ष से हम तुलना करते हैं तो यह पाते हैं। और बीच में आप देख रहे हैं सब पदों के बीच में धन चिन्ह है दोनों में, तो पूरी तरह से सिमेट्री है और घात भी 2 है। पूरी तरह से सर्वसंख्या 5 की बाएं पक्ष से हमारा चौथे प्रश्न का जो छठा भाग है उसमें जो बहुपद दिया गया है वो मेल खाता है, इसीलिए हम सर्वसंख्या 5 को उपयुक्त मानते हैं यहाँ पर और उसी का प्रयोग करेंगे इसके प्रसार में। अब फिर यहाँ पर वही करना है जो हमने पहले किया है कि x धन y धन z पूरे की घात 2 जो सर्वसमीका है उसके दाएं पक्ष के अनुसार हम चलेंगे। तो दाएं पक्ष में आप एक बार फिर से देख लें कि क्या लिखना है हमको। x की घात 2 यानी पहले पद का पर घात 2 लगानी है और धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2 गुणे एक्स वाई। ये हो क्या रहा है वास्तव में, पहले पद का वर्ग हो रहा है, धन दूसरे पद का वर्ग हो रहा है, धन तीसरे पद का वर्ग हो रहा है, फिर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, धन 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, धन 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। ये हमें करना है। तो यहाँ पर भी पहला पद हमारा 1/4 a है, दूसरा पद ऋण 1/2 b है और तीसरा पद हमारा 1 है। ये हमें ध्यान रखना है और वैसे ही करते जाना है। तो देखिए पहले पद का वर्ग 1/4 a पूरे का वर्ग हो गया, धन दूसरे पद का वर्ग यहाँ पर लिखा गया है, धन तीसरे पद का वर्ग यहाँ पर लिखा गया है, फिर धन 2 गुणे ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है। या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बीच में अगर कोई चिन्ह, दो राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर गुणे का चिन्ह हम मानते हैं। तो 2 गुणे पहला पद 1/4 a गुणे दूसरा पद ऋण 1/2 b लिखा गया है और इसके बाद ये यहाँ पर गलत है, 1 की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्योंकि हमें 2 गुणे पहला पद 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद ही लिखना है और फिर उसके बाद धन 2 गुणे दूसरा पद यानी ऋण 1/2 b और गुणे 1 जो कि तीसरा पद है हमारा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद हो गया। फिर धन 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद, हमारे बहुपद में तीसरे पद के रूप में 1 है और पहले पद के रूप में 1/4 a है। ये आपको याद रखना है। ऊपर देख लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि हमारे प्रश्न में पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, उसी के अनुरूप हमें यहाँ लिखना। जब हम इस प्रकार से सर्वसमीका के दाएं पक्ष के अनुसार 6 पद होते हैं इसमें, तो 6 के 6 पद को लिख लेते हैं अपने प्रश्न के अनुसार, फिर केवल सरल करना रह जाता है। अब देखिए 1/4 का जब वर्ग करेंगे तो 1 का भी वर्ग होगा तो 1 आएगा, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं। और फिर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा और 1 पर घात 2 चढ़ जाएगी तो 1 की घात 2 आ जाएगा। तो वही 1/4 1 पूरे का वर्ग का जो मान लिखा गया है 1 की घात 2/16 लिखा गया है। ये आप अच्छी तरह से समझ लें। और फिर यहाँ पर देखिए ऋण 1/2 b पूरे की घात 2 का जो मान निकाला गया है वो कैसे निकाला गया है, घात 2 है तो 2 बार इसको लिखना है और फिर ऋण और ऋण की गुणा होगी तो धन हो जाएगा, इसलिए धन यहाँ पर चिन्ह लिखा गया है। और 2 का वर्ग होगा, हर में घात 2 चढ़ जाएगी, 2 हर पर घात 2 चढ़ेगी यानी 2 पर घात 2 हो जाएगी तो उसका मान 4 होगा। आप जानते हैं 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणे 2 और वो बराबर 4 के। और इसके बाद b पर घात 2 चढ़ेगी तो b की घात 2 आ जाएगा। फिर धन का चिन्ह है, धन आ गया। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 गुणे 1 होता है, आप जानते हैं। और यहाँ पर देखिए धन 2 के पहले धन चिन्ह है और 1/4 के पहले धन चिन्ह है, धन और धन की गुणा होगी तो धन आएगा। बीजगणित में सबसे पहले चिन्हों की गुणा करते हैं हम और इसके पश्चात उस धन की गुणा जब ऋण के साथ होगी तो ऋण आएगा, वही ऋण यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके बाद अंकीय संख्याओं की गुणा करते हैं। तो 2 की गुणा जब हम 2 गुणे 1/4 गुणे 1/2 करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, एक अंश में है एक हर में है, कट जाएगा तो 1/4 ही आएगा, तो वही 1/4 यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके बाद अंकीय संख्याओं की गुणा के बाद अक्षरों की गुणा a और b की गुणा करेंगे तो a b आ जाएगा।
और इसके बाद आप आ जाइए तीसरे पद पर। तो तीसरा पद का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद। तो पांचवें पद में आप देख रहे हैं कि चिन्हों की गुणा सबसे पहले करेंगे, धन और ऋण की गुणा हुई तो ऋण, और यहाँ पर एक के पहले धन चिन्ह है तो ऋण और धन की गुणा फिर ऋण, तो यहाँ पर आपका ऋण आ गया। और इसके बाद दो अंकीय संख्याओं की गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1/2 गुणे 1 होगा। तो 2 अंश में है यहाँ पर हर में है, ये कट जाएंगे, सरल हो जाएंगे और फिर एक ही रहेगा। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी अर्थात हमें 1 प्राप्त होगा गुणनफल। और 1 को हम लिखते नहीं, इसलिए यहाँ पर b के पहले कुछ नहीं लिखा है, कोई अंकीय संख्या नहीं लिखी गई है। और फिर यहाँ पर देखिए अक्षर केवल b है, तो b की गुणा यहाँ पर आपको करनी ही नहीं, केवल b को लिख देना है। तो यहाँ पर इसीलिए केवल b आया है। अब जो अंतिम पद है उसे देखें तो इसमें धन चिन्ह है 2 के पहले, 1 के पहले भी धन चिन्ह है, 1/4 के पहले भी धन चिन्ह है। जब समान चिन्ह है या कह दीजिए केवल धन चिन्ह है तो धन चिन्हों की गुणा करने पर हमें धन ही प्राप्त होता है, इसलिए अंतिम पद में देखिए उस अंतिम पद के पूर्व धन चिन्ह लगा हुआ है। और अब अंकीय संख्याओं की गुणा करते हैं तो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, अर्थात 2 अंश में है, 4 हर में है। तो सरल करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, तो हर में 2 आ जाएगा, तो इसीलिए 1/2 यहाँ पर लिखा गया है। फिर हम अक्षरों की गुणा करते हैं, अक्षर केवल अकेला ए है तो ए ही हम लिख देंगे और इस प्रकार हमें यहाँ पर अंतिम पद 1/2 ए के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब इसे ही थोड़ा क्रम व्यवस्थित करके शायद लिखा गया है या थोड़ा और दूसरे रूप में लिखा गया है। आप देख रहे हैं a² a⁻2/16 धन b⁻2/4 धन 1, वैसा के वैसा ही है। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ab/4 लिख सकते हैं, ऐसा भी ये भी सही है, ये भी सही है, आप जिस रूप चाहें उस रूप में लिख सकते हैं। और ऋण बी को ऋण बी ही लिखा गया है, 1/2 ए को आप a/2 भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो हमें यहाँ पर बहुपद प्राप्त हो रहा है प्रसारित रूप में, यही हमें करना था और यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न के हल में। और मैं समझता हूँ कि आप इन हलों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई परेशानी होती है, कहीं कठिनाई आती है समझने में, तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।